नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस ईयर का ये 3 जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। ए ऑप्शन है बिल्ली, बी है गिलहरी, सी है सांप और डी है बाघ। तो इसमें हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी के सामने का दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उन्हें वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। बिल्लियों के दांत मांस को फाड़ने और काटने हेतु दांत नुकीले होते हैं। सांप के नुकीले घुमावदार दांत होते हैं, परंतु वे अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, वे हमेशा निगल लेते हैं। बाघ के नुकीले दांत उसे शिकार को दबोचने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो इसमें ए ऑप्शन है कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं, ये ए ऑप्शन सही है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, बी भी आपका सही है। सी दिया है सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती हैं, केवल रानी मक्खी जो होती हैं वही अंडे देती हैं। डी ऑप्शन है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में ले आती हैं, तो डी भी सही है। तो आपका ए, बी और डी, इसमें आपका ए, बी और डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी कार्यकर्ता भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं तथा मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है तथा कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। तो ए है वन एक्ट अधिनियम 2007 से, बी है भारतीय वन एक्ट 1927 से, सी है राष्ट्रीय वन नीति 1988 से और डी है भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वन एक्ट अधिकार 2007 से। आगे है, एक व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज का अधिकार हो जाता है। यह एक्ट वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है तथा उन्हें जंगल से हटाया न जाने के कारण नियम बनाता है। भारतीय वन अधिनियम 1987 का उद्देश्य वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना है, उस पर शुल्क लगाना था। यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या भी करता है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, झूम खेती है, तो झूम खेती हो जाएगा काट और दग्ध खेती। झूम खेती काट और दग्ध खेती है। यह फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उनमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, सिर्फ गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली फसल है। यह प्रणाली को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके संशोधन के लिए मिला था। इसमें ए है डेंगू मच्छर से फैलता है, बी है मलेरिया मच्छर से फैलता है,
सी है चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है और डी है पेप्स फिशों से फैलता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मलेरिया मच्छर से फैलता है शोध करने के लिए मिला है। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विवैक्स प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम नामक वायरस के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्लाज्मोडियम की कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा छाल। सिनकोना पेड़ के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। कुनैन एक ऐसी दवा थी जिसने मलेरिया के प्रकोप होने पर विश्व को राहत दी थी। इस दवा के अवयवों को सिनकोना के पेड़ से निकाला गया था, जो आमतौर पर केरल में पाया जाता है। कुनैन औषधि 1820 के दशक में सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई गई थी। अगला है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? तो सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहते हैं। तो सांप के जहरीले दांतों को विषदंत, यमदूती, मकड़ी, कराली और कालरात्रि भी कहा जाता है। इनके जहरीले होने के पीछे का कारण नुकीले ऊपरी जबड़े में मौजूद संशोधित दांत होते हैं। सांप के काटने पर वे स्टोरेज जहर को इंजेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो कौन सा जहरीला नहीं होता है? तो हो जाएगा भारतीय शैल अजगर, जिसे पाइथन भी कहते हैं। भारत में भारतीय शैल अजगर सांप जहरीला नहीं है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा केचुए का। तो वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में केचुए का उपयोग होते हैं। इसे केचुआ खाद भी कहा जाता है। यह पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुआ तथा अन्य कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? इसमें हो जाएगा बकरी। पश्मीना ऊन पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। माना जाता है कि पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। इसे लद्दाख पश्मीना या कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अधूरी जल्द जीवाश्म ईंधन से फैलती है? तो यह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पेट्रोल, डीजल और लकड़ी सहित कार्बन आधारित ईंधन के अधूरे जलने से पैदा होती है। यह सिगरेट जैसे प्राकृतिक और सिंथेटिक उत्पादों के दहन से भी उत्पन्न होता है। यह हमारे रक्त में प्रवेश करने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। यह हमारी सजगता को धीमा कर सकता है, हमें भ्रमित और नींद में डाल सकता है। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है? तो ये हो जाएगा ड्रिप सिंचाई।
पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, ड्रिप सिंचाई कहलाती है। यह सिंचाई की वह विधि जिसमें सिंचाई के जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। अब यह विधि सभी देशों में लोकप्रिय होती जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो ये हो जाएगा घटपर्णी का पौधा। घटपर्णी का पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। यह द्विदलीय वर्ग नेफेन्थेसी कुल का एक कीटभक्षी पौधा है जो श्रीलंका, असम तथा मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों का देशज है। मुख्यतः ये पौधे शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम जगहों में उगते हैं। पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ये तंतु पत्तियों की मध्य सिरा की विशेष वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? तो ए है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, बी है वर्षा के पानी को पंप करना, सी है वर्षा का उत्खनन और डी है वर्षा के पानी का संचयन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। वर्षा जल संचयन एक तकनीक है जिसका उपयोग भविष्य में इस्तेमाल करने के उद्देश्य जैसे कृषि आदि के लिए अलग अलग संसाधनों के विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल के द्वारा बारिश के पानी को बचाकर रखना और इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। बारिश के पानी को प्राकृतिक जलाशय तथा कृत्रिम टैंकों में एकत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो इसमें हो जाएगा मलेरिया, ये भी मच्छरों से फैलता है। निमोनिया, बी गलत है। डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों आपके मच्छरों से फैलते हैं। आगे इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोग मच्छरों से फैलता है, जबकि निमोनिया फेफड़ों में एक संक्रमण है जो वायरस, बैक्टीरिया या कवक के कारण होता है। निमोनिया के अधिकांश मामले तब शुरू होते हैं जब संक्रामक कण नाक और मुंह से सांस लेते हैं, वायु मार्ग से फेफड़ों में जाते हैं। निमोनिया एक ही समय में एक या दोनों फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? इसमें ए ऑप्शन है, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें और अनुशासित रहे। बी है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों को उन्हें लिखने को कहता है। सी है, शिक्षक को ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराना है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज या अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। इसमें सी ही होगा। डी भी पढ़ लेते हैं। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उनमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। इसमें आगे है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है क्योंकि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि अवलोकन करें, खोज या अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें, जिससे विद्यार्थियों के सीखने की गति और शैली में लचीलेपन को ध्यान में रखने की अनुमति देता है कि कक्षा में बच्चे व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। इस तरह यहाँ शिक्षक छात्रों को रटाने के बजाय सीखने में सक्रिय बनाने में लगे रहते हैं। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में खुद सीखने की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला प्रश्न है, कक्षा
कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहती है। निम्न में से कौन से उनके प्रयासों को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? इसमें ए है खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, बी है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, सी है कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, और डी है व्यक्ति अनुभव को साझा करने की क्षमता। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहां समान अवसर दिया जाए। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं और कुछ मुद्दों पर की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना इत्यादि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए न खेलकर टीम के लिए मिलकर खेलें। बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, न कि उसकी जात या आर्थिक स्थिति से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ए ऑप्शन है व्याख्यान विधि, बी है चॉक एवं टॉक विधि, सी है जांच आधारित शिक्षण, और डी है जग एवं मग विधि। इसमें आपका सी सही हो जाएगा, जांच आधारित शिक्षण। जांच आधारित शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे पूछताछ आधारित शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। पूछताछ आधारित शिक्षा अक्सर व्याख्याता के बजाय एक सुविधाकर्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पूछताछ आधारित शिक्षा में समस्या आधारित शिक्षा शामिल है। पूछताछ आधारित निर्देश मुख्य रूप से सोच और समस्या समाधान कौशल के विकास और अभ्यास से बहुत निकटता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? तो ए ऑप्शन है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर ले जाना, बी है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, सी है किसी नज़दीक स्थान पर जाना, और डी है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। ईवीएस के शिक्षण के क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, पास या बगीचा, खेल, पशुपालन, चिड़ियाघर, अजायब घर आदि संस्कृत तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रमण से बच्चों में खोज की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो तथ्य, बातें तथा घटनाएं विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में नहीं सीख सकते, उन्हें भ्रमण के माध्यम से संबंधित स्तर पर ले जाकर सिखाया जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों पर जाने से विद्यार्थियों में सौंदर्यात्मक भावना का विकास होता है और भ्रमण से राष्ट्रीय एकता तथा समाकलन की भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? ए ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। बी है सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें, और सी है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप। डी है
सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें और तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, जहाँ पे खोज करना, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप हो। आगे है, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए जिससे अवलोकन करना, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना आदि विधियाँ बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। ऐसा कहा जाता है कि शिशु जिन तरीकों से सीखते हैं उनमें से एक प्रेक्षण है। आसपास की वस्तुएं देखना, उनका विश्लेषण करना तथा उस प्रेक्षण से कुछ सीखना अपने अनुभवों पर आधारित ज्ञान के निर्माण एवं पुनर्निर्माण का मूल है, जिससे कक्षा को और भी रोचक बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। इसमें पहला है, एक संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। बी है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। और सी है, यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में। और डी है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्य के आपसी संबंधों के बारे में है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है, क्योंकि यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में बताता है। यह एक परिवार का पेड़ एक प्रकार का चार्ट या आरेख है जो परिवारों की पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे वर्षों में जैसे कैसे जुड़े रहते हैं। एक परिवार के पेड़ में नाम, जन्म तिथि, विवाह तिथियां और चित्र शामिल हो सकते हैं। परिवार के पेड़ सरल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है। तो ए है चर्चा करना, बी है स्मरण करना, सी है कथन देना और डी है सूची बनाना। इसमें हो जाएगा आपका ए चर्चा करना। ईवीएस में आकलन का संकेतक चर्चा करना, जिससे बच्चों को उनकी भाषा और सीखने की क्षमता का विकास करती है। माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चों के साथ जितनी बातें करेंगे और उस पर ध्यान देंगे, बच्चा उतनी ही तेज़ी से सीखेगा। बातचीत इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे छात्रों को उनके विचारों को स्पष्ट करने, वे क्या नहीं समझ सकें यह बताने, प्रश्न पूछने, नए विचारों को जानने और शिक्षकों व सहपाठियों के साथ आपसी बातचीत के द्वारा नई बातें सीखने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ए है उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, बी है उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, सी है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना और डी है उनसे उनकी आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 3 के विषय में मानचित्र के अंतर्गत उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि मानचित्र मानव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में यह प्रत्यक्ष योगदान देता है तथा पूर्व संकल्पनाओं के बीच जुड़ावों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों के पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय के विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। बी है विद्यार्थियों को जानवरों को नाम बताएं। सी है चिड़िया घर के भ्रमण पर ले जाएं। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर
ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। और डी है विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो यह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है तो विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। शिक्षक छात्रों को चिड़ियाघर में ले जाकर जीव विविधता का प्रत्यक्ष अवलोकन व निरीक्षण कराएं, जिससे छात्रों में स्पष्ट चिंतन का विकास हो सके। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी गई वैज्ञानिक विधि को प्रयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, सबसे पहले इसमें आपको देख लेते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हो जाएगा प्रेक्षण करना, फिर उसके बाद प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने के बाद परिकल्पना प्रस्तावित करना, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अनुमान लगाना, अनुमान लगाने के बाद फिर हो जाएगा अनुमान का परीक्षण करना, और परीक्षण करने के बाद फिर परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि भूमिका समझने में सहायता करते हैं। वैज्ञानिक विधि के उपयुक्त क्रम प्रेक्षण करना, प्रश्न पूछना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, अनुमान लगाना, अनुमान का परीक्षण करना, परिणामों को अंकित या रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? तो ए ऑप्शन है पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। बी है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। सी है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। डी है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए पक्षी अभ्यारण्य में ले जाना ठीक होगा, जिससे विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण से ज़्यादा सीखने में मदद मिलेगी। जैसे विद्यार्थी सामाजिक वातावरण के संपर्क में आते हैं, वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने से ज्ञान में वास्तविकता का रूप आ जाता है। छात्रों में जैव विविधता के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इस विधि में विद्यार्थी प्रकृति को यथार्थ से देखता है। अगला प्रश्न है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? ए है उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए, बी है उसे अधिक स्नेह देना चाहिए, सी है उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना चाहिए, और डी है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, तो उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे से आदित्य की जिज्ञासा की पूर्ति हो सके। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग नहीं है? तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन का भाग है? इसमें ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। बी है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा। सी है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। डी है सामाजिक और समानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार ये सभी पर्यावरण अध्ययन के भाग हैं। पर्यावरण मूलतः पारिस्थितिकी के सिद्धांत, प्राकृतिक संसाधनों तथा संबंध का मिला जुला परिवेश है। पर्यावरण ही किसी भी जीवित जीव के जीवित रहने योग्य परिस्थिति का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, धीमी
गति से सीखने वाले विद्यार्थी के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? इसमें ए दिया है, पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बी है, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। और सी है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। इसमें आपका ए और बी सही हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएगा। आगे है, इसमें देखते हैं, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है, क्योंकि पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं तथा पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। जबकि हम यह नहीं कह सकते कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी ही अभिनय पसंद करते हैं, क्योंकि अभिनय सभी विद्यार्थियों के सीखने में रुचिकर होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ए है, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में। बी है, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को व्याख्या करने में। सी है, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। और डी है, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रतिक्रिया देने में। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी को सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में सहायता करती है, जिससे विद्यार्थियों के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास होता है। इन संसाधनों के अंतर्गत भौतिकी, रसायन, जैविकी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय की आवश्यकता होती है। ये आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन हो चुके। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।